फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो आज ओके तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। जनरली हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसके लिए हम। तो पहला जो अपना पार्ट है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे सेल्स का। अगर आपके पास इफ़ यू हैव टू और मोर देन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हाउ कैन वी से कि द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि सपोज दैट कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो सेल लिए। जनरली मैंने दो सेल लिए हैं। एक सेल मैंने ये लिया है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, दूसरा सेल मैंने और लिया है, एक और R1 ले लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और सेल लिया मैंने, ये वाला सेल प्लस माइनस, और जिसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये दो सेल है, ये हमारे पास E1 सेल है और ये हमारे पास E2 सेल है। तो देखो, सेल जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो कैसे हम कहेंगे कि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो, किसी भी सेल का कोई भी जो पहला सेल है, उस सेल का अगर नेगेटिव टर्मिनल आने वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और इस तरीके से चलता जाता है, ठीक है ना, ये तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ईच सेल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि द सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास दो सेल है, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी हो गया और ये पॉइंट हमने लिया है सी। ठीक है, और हमने ना इनको किसी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। नाउ ये कैपिटल आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब आप देखें कि यहाँ से ये जो सेल है, इस सेल से यहाँ से करंट फ्लो करेगी, क्योंकि जब भी आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में तो उस केस में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो हम यही फंडा यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से करंट आई करंट फ्लो करेगी और वो करंट इस तरीके से यहाँ होते हुए इधर आएगी। ठीक है, आई करंट आएगी। अब आप यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये दो पॉइंट है हमारे पास, ए और बी पॉइंट है। ठीक है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर हम बात करें तो वो कितना है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा हमारे पास VB माइनस VA, VB माइनस VA। ये जो इसके एक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। सो टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर होगा VB माइनस VA, और उसका हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, कितना होगा, पहले सेल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा E1 माइनस करंट कितनी फ्लो कर रही, I इंटू आ जाएगा R1। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम कौन से वाले के लिए बात करें, दूसरे वाले सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें तो वो कितना होगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा VC माइनस VB इक्वल टू, और ये भी यहाँ से यहाँ तक का मैंने बताया था V इज इक्वल टू E माइनस IR होता है, वो आपको याद रखना है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, E2 माइनस IR2। ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अक्रॉस अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे तो क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका होगा VCA। सो इसको हम लिख सकते हैं VC माइनस VA। सो ये कितना आ जाएगा, क्या ये I इंटू आर के इक्वल होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस IR के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें फाइनली पूछना है VC माइनस VA की, ठीक है, इक्वल। तो हमारे पास सपोज दैट कि ये दो इक्वेशन हमने ले ली, फर्स्ट और ये सेकंड ले ली। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, यानी सेकंड माइनस मैं कर दूँ फर्स्ट। अगर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूँ सो मेरे पास आ जाएगा VC माइनस VA आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो देखो VB से VB कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा VC माइनस VA आ जाएगा। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो VC माइनस VA आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी, VC माइनस VB जो है वो आपका ऐड करना पड़ेगा ना,
ऐड करना पड़ेगा अभी, 2 + 1 ऐड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा VC - VA, ठीक है। वहाँ से देखें आप, तभी ये VB कैंसिल होगा। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ E1 - I × R1, ये तो हो गया VC, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, सेकंड वाला ले लिया मैंने, पहले सेकंड वाला लेंगे हम, E2 - IR2, ठीक है, प्लस ये फर्स्ट वाला लेंगे, कितना आ जाएगा, E1 - IR1 हो जाएगा, ओके। अब देखो इसको डेरिवेशन को सोल्व करते हैं, तो VC - VA = आ जाएगा, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, E1 + E2, और ये हो जाएगा मेरे पास -IR1 + R2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो VC - VA की वैल्यू कितने के इक्वल है, IR के इक्वल है, तो यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से हम VC - VA को हम लिख सकते हैं, तो हम अगर इसको लिखें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, VC - VA, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं इसको। जब मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकता हूँ, मैं इधर बना रहा हूँ इसका इक्विवेलेंट डायग्राम। देखें आप, आपके पास 2 पॉइंट थे A, और ये आपके पास था यहाँ पे C, तो इसका ये सेल था E1, ठीक है। तो इनका नेट जो आएगा, नेट रेजिस्टेंस भी आएगा, ठीक है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया कितना, R। बहुत सिंपल सा ये फंडा है। तो ये R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है, जिसको हम सीरीज़ के केस में RS लिखेंगे, और इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी इन दो सेल्स के EMF का जो इक्विवेलेंट है वो ES आ जाएगा, और ये R हो जाएगा। इस तरीके से मैं इक्विवेलेंट डायग्राम में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक का देखो, A से और ये C, तो VC - VA आ जाएगा हमारे पास I × R। सो इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग, ES - ये लिखा जाएगा IRS। ES जो होता है वो क्या है, इफेक्टिव EMF ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल होता है। तो हेयर इन दिस सिचुएशन हम लिख सकते हैं ES की वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास हो जाएगी E1 + E2, ये आपके पास ES की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ से करंट की वैल्यू अगर आप देखें, सॉरी रेजिस्टेंस हमें पता है सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना होगा, R1 + R2 हो जाएगा, ओके। और अगर इस इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन मैंने थर्ड ले ली, सपोज दैट कि इस इक्वेशन के अंदर VC - VA की वैल्यू मैं IR लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा। मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से बात कर लेता हूँ, तो इक्वेशन नंबर थर्ड से मैं लिखूँगा इसको, VC - VA की वैल्यू IR हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो आप, इसकी वैल्यू मैंने IR लिख दी, इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से, सॉरी इक्वेशन नहीं लेकर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ईजी है। तो देखो कैसे होगा, IR = मेरे पास आया E1 + E2 माइनस ऑफ IR1 + R2। इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जब मैं इसकी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये इधर आ जाएगी टर्म, तो ये आ जाएगा R1 + R2 इक्वल टू हो जाएगा E1 + E2, ठीक है। और I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से E1 + E2 डिवाइडेड बाई R + R1 + R2, तो ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है, जिसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको और शॉर्ट में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, I = देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था, ES था, क्या E1 + E2 आया, बिल्कुल ES, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R + ये क्या है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है इंटरनल रेजिस्टेंस का, तो मैं लिख सकता हूँ RS। और अगर आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से करना है तो ये तो एक डेरिवेशन था जो हमें समझ रहे थे हम, है ना। और अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए इससे रिलेटेड तो बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। तो देखो आपको 2 सेल दिए गए हों और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन हो, तो आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं और यहाँ से डायरेक्ट आप ये वैल्यू को चिपका दें। देखो करंट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा, तो नेट EMF अपना कितना है ES, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R + स्मॉल RS। बस बात ख़त्म, बस यही तो कर रहे थे हम, यही तो कर रहे थे यहाँ पे, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हों,
तो उस केस में हम इजीली वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो कि मैंने सपोज दैट कि आपके पास कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो गए, जैसे कि सपोज हम करते हैं बात, मैं कुछ केसेस बना लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो ऐसा दिया हुआ हो आपके पास टोटल n नंबर ऑफ सेल्स हो, ठीक है, जो किस में कनेक्टेड हो, सीरीज़ में कनेक्टेड हो। तो देखो n नंबर ऑफ सेल्स को जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखो अगर मेरे पास टोटल n नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ सेल्स है, n नंबर ऑफ सेल्स हैविंग EMF ईच हैविंग EMF E, सबका EMF E हो, तो उस केस में क्या करेंगे। देखो ये सारे E और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सपोज हमने मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हमने मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका वो स्मॉल r है, तो क्या करेंगे, तो नेट EMF आ जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, सभी ऐड होने हैं तो भाई E से चलेगा E प्लस अप टू सोन प्लस कितनी टर्म्स चलेगा, n टर्म्स चलेगा। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ ES इज इक्वल टू n इंटू ई, है ना। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R प्लस n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए मैं ना नेट रेजिस्टेंस वही बात करता हूँ, ये कितना आया ES कितना आया मेरे पास, यहीं पे ऐसे इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेंगे। तो ES की वैल्यू यहाँ पे आई है हमारे पास n इंटू ई और RS की वैल्यू n इंटू आर। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर दो और आपको मिल जाएगा करंट। सो करंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी I इज इक्वल टू नेट EMF एन ई अपॉन में आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R प्लस ये हो जाएगा आपका NR, ठीक है। तो ये अगर आपका सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो और बहुत सारी सेल्स हो, n सेल्स हो, और वो अगर कनेक्टेड है तो हम डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट हमारे पास NE आ जाएगा और नेट रेजिस्टेंस NR आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो देख लें आप। कई बार सिचुएशन कुछ ऐसी गिवन होती है, मैं इसी डायग्राम में ले लेता हूँ, आप अगले से बना भी सकते हैं। अगर मान लो कि मैंने इस सेल की पोलरिटी को चेंज कर दिया, सपोज दैट कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट था बट मैंने नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया और ये आपका हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव और ये सेल हो गया E2। सो फाइनली नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू, नेट EMF की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखो टर्मिनल्स मैंने पोलरिटी को चेंज कर दिया, तो इस बार मेरे पास नेट EMF आ जाएगा, नेट EMF यहाँ पे लिख रहा हूँ ES जो आएगा वो कितना आएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे घुमा फिरा के यहीं से पूछे जाते हैं। जनरली पोलरिटी को चेंज कर दिया जाता है, तो पोलरिटी को चेंज करेंगे तो आप वहाँ पे देख लें पहले आपका सर्किट डायग्राम कैसा है। जब आपका सर्किट डायग्राम आप देख लोगे तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस जो है करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, तो वहाँ से भी करंट की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो करंट वैल्यू क्या होगी, नेट EMF कितना है, ES E1 माइनस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है R प्लस RS की वैल्यू R1 प्लस R2 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ रहे हैं सेल के कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक करते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो देखो किस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव EMF को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे जिसमें हम मोर देन सेल्स लेंगे, ठीक है, जो कुछ सीरीज में होंगे कुछ पैरेलल में होंगे और उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो उसके लिए कुछ रिलेशन भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो नाउ अब नेक्स्ट हम टॉपिक कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सेकंड टॉपिक है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ध्यान दें, सपोज दैट वही केस लेते हैं, हमारे पास दो सेल है, सपोज मेरे पास दो सेल है जिनके EMF मैंने लिए हुए हैं E1 और E2,
प्लस माइनस E1 जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और एक और जो सेल है हमारे पास प्लस माइनस E2 सेल है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। और ये हमारे पास जो सेल है ये इस तरीके से कनेक्टेड है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो पहली बात तो ये है कि हम कैसे कहेंगे कि आपके सेल जो है वो आपके जो सेल है वो पैरेलली कनेक्टेड है। इसके लिए देखो, पैरेलली कनेक्टेड सेल तब होंगे जब किसी भी सेल के कोई भी जो सेल होंगे, बहुत सारे जो सेल्स होंगे और वो पैरेलली कनेक्टेड है, तब हम कहेंगे कि उनका कोई एक टर्मिनल यानी कोई पॉजिटिव टर्मिनल किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो और नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हो। तो ये पॉइंट अगर हमने ए ले लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, तो आप देखो ए पॉजिटिव टर्मिनल इस सेल का और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, इसी तरीके से नेगेटिव दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि भी सेल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास है। नाउ अब इस सिचुएशन के अंदर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक सेल होगा, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो प्लस माइनस EP सेल होगा और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास RP होगा और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। पहले मैं इसके डेरिवेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और ये किस किस के बीच में होगा, A और B के बीच में ही होगा। तो A और B के बीच में पॉइंट हमारा A और B ही है, उसी के बीच में होगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो पहली बात आपको याद रखनी है, ध्यान से समझने वाली बात है हमारी, कि भाई जब भी आपके सेल या फिर आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल होगा वो भी V ही होगा और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल भी V ही होगा, ठीक है, जिसे हम इसका टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे या टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। तो कैसे सोल्व करना है, हम इसे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी पहले वाले सेल के EMF से I1 करंट सपोज सेल के यहाँ से फ्लो होगी और यहाँ से करंट I2 फ्लो होगी। जब ये करंट यहाँ पे आके मिलेगी तो टोटल करंट कितनी होगी हमारे पास, I1 प्लस I2 करंट होगी, I1 प्लस I2 करंट यहाँ से मिलेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि भी पोटेंशियल कितना है दोनों सेल के केस में। तो पहले वाले सेल के केस में पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज होगा E1 माइनस I इंटू R1, क्योंकि करंट की वैल्यू I1 है, ठीक है। दूसरे वाले ये तो फॉर फर्स्ट सेल है, फॉर फर्स्ट सेल, ठीक है। और ऐसे सेकंड सेल के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा, कितना हो जाएगा E2 माइनस IR2 फॉर सेकंड सेल, ठीक है, फॉर सेकंड सेल। नाउ यहाँ से हमारे पास करंट जो है वो टोटल कितनी आई, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो क्यों ना हम यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लें। तो I1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बहुत आसान है। I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो I1 जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा, देखो मैं यहीं पे देख लेता हूँ, ये आ जाएगा E1 माइनस V/R1। तो ये हमारे पास I1 की वैल्यू यहाँ पे आई। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा E1 माइनस V/R1 और प्लस ये आ जाएगा E2 माइनस V/R2, ठीक है। ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि मैंने इसी से देख के ये सब लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। जब मैं ये वैल्यू पुट करके आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखना, यहाँ पे करंट की वैल्यू मैं लिखूँगा I इज इक्वल टू, मैं इसको हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको कभी सेल गिवन हो तो आपको एक टर्म बनानी है। दोनों के केस में जब डेरिवेशन को आपको याद रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, V इक्वल टू E माइनस IR, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। इसी को ही आगे हम फर्दर बढ़ाते रहेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे I की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम देखो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, E1/R1, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसको V/R1 वहाँ से लिख रहा हूँ, देखना आप, है ना, प्लस इसको भी सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ E2/R2 माइनस ऑफ V/R2, ठीक है। सो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो मैंने E1 और E2 की टर्म को एक साथ लेना है। तो यहाँ आ जाएगा E1/R1 प्लस
E2/R2 माइनस V 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा। अब करंट की वैल्यू जो है I इज इक्वल टू, यहाँ से पहले मैं डेरिवेशन सॉल्व कर देता हूँ। I इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, E1R2 प्लस ये आ जाएगा E2R1 डिवाइडेड बाई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, R1 इंटू R2, ठीक है, माइनस V, ये हमारे पास ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस V, इधर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं तो नीचे तो आएगा आपका R1 इंटू R2 और ये हो जाएगा R2 प्लस R1, ओके। सो करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करते हैं, V वाली टर्म को उधर लेके चलते हैं और I को इधर लेके चलता हूँ। तो V वाली टर्म को जब मैं उधर लेके चलूँगा तो मेरे पास आ जाएगा V, ये आ जाएगा, जब मैं इसको इधर लेके चलूँगा तो इधर ले आओ इसको, तो ये आ जाएगा VR1 प्लस R2 और ये हो जाएगा R1 R2 इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 R1 इंटू R2 और ये हो जाएगा माइनस I। कुछ नहीं किया, बस मैंने टर्म को इधर उधर कर दिया है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। अब आप इसे सोल्व करते हैं, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से मैं इस साइड का मिटा देता हूँ, कहाँ से मिटाएं, चलो इधर ही देख लेते हैं डेरिवेशन को। यहाँ पे अब आप देखें, आपको क्या करना है, v की वैल्यू निकालनी, तो v इज इक्वल टू, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि इक्वल का साइन है। जब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा E1R2 प्लस E2R1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। R1 R2 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा नीचे, R1 प्लस R2 बचेगा। इसको सोल्व कर रहे हैं हम, माइनस I, ये करंट है I, मल्टीप्लाई किया हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमारे पास आ गया। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही हमें याद रखना है। अब देखो मैं इसको किस तरीके से लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा, यहाँ पे देखो ये टर्म जो मैंने लिखी हुई है V इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। सो V इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ EP माइनस IRP, ठीक है। तो यहाँ पे EP की वैल्यू कितनी है, EP मतलब पैरेलली जो कनेक्शन किया हुआ है उसका इफेक्टिव, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। सो EP विल बी, कितना हो जाएगा यहाँ से E1, हाँ फॉर्मूला देख रहा हूँ, R2 E2R1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, R1 प्लस R2। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। EP ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू। और नाउ हमारे पास R1 R2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा ये RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, V इक्वल टू EP माइनस IRP, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अब मुझे पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा और वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ तक का होगा। देखना आप, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप V, यहाँ से यहाँ तक का भी V, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तो V होगा। तो वो V कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, वो V कितना होगा, मैं ये मिटा रहा हूँ इसको, आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक का हम पोटेंशियल ड्रॉप अगर निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास आएगा, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना होगा, V ही होगा, ठीक है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर। यहाँ से V की वैल्यू जो है यहाँ रख देते हैं, इस इक्वेशन में रख दो। सो इट विल बी आई आर इज इक्वल टू EP माइनस क्या आ जाएगा, IRP हो जाएगा। एंड फाइनली जब मैं इसको करंट की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा IR प्लस IRP, क्योंकि ये इधर ले आऊँगा और ये आ जाएगा EP। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से,
यहाँ से आई की वैल्यू निकाल सकता हूँ और वो आ जाएगा ई पी अपॉन आर प्लस आर पी। और ये बहुत आसान है। तो देखो आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप क्या करना चाहिए आपको, वो ध्यान से देखें। आप है ना पहले इफेक्टिव ईएमएफ निकाल लें, ऐसे ही निकाल लें, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस का भी इफेक्टिव निकाल लें यहाँ पे, और ये वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर लें। तो बहुत आसान है। देखो यहीं से करंट जारी है, तो करने का मेथड तो ये है, जब भी न्यूमेरिकल को आप अप्लाई करें तो यहाँ करंट जाएगी आई, वो करंट जाएगी नेट ईएमएफ ईपी है, और ये आ जाएगा हमारे पास आर प्लस आरपी हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल हमने किया, मान लो कि ये 3 वोल्ट है, ठीक है, और ये हमारे पास 1 ओम है, ये मेरे पास 2 वोल्ट है, ठीक है, E2, और इसकी वैल्यू मेरे पास 2 ओम है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 5 ओम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट करंट बताओ, इसी में मैंने क्वेश्चन बना दिया कैसे करना है। तो नेट ईएमएफ निकालना पड़ेगा, पहले नेट ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो देखो 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2, क्योंकि E1R2 होता है, E1R2 हो गया, तो 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंटू 2, मतलब पहले मैं EP निकाल लेता हूँ। तो 3 इंटू 2 प्लस इधर ईएमएफ कितना है 2, 2 इंटू यहाँ रेजिस्टेंस 1 है, डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया 2 और 3 हो गया, ठीक है। तो EP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके 6 2 8, यानी 8/3 आ जाएगा EP। और यहाँ से अगर RP की वैल्यू निकालो तो RP आपको पता है, R1 R2 कर लो, कितना आएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 मतलब 3, तो ये आ जाएगा 2/3। अब आपको EP मिल गया, RP मिल गया, और रेजिस्टेंस आपको पता है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके करंट निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके का कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें कुछ केसेस बनाते हैं हम, और वो केसेस भी आपको ध्यान से समझने होंगे। तो मैं इनमें कुछ केसेस की बात करूँगा। सबसे पहले मैं एक केस बनाता हूँ। मान लो कि आपके पास वही जो हमने सीरीज़ में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ वही केसेस हम पैरेलली कॉम्बिनेशन में पढ़ना है हमें। तो पहला केस हम ले रहे हैं यहाँ पे। अगर मान लो आपके पास n सेल है, इस तरीके से n सेल है, E1 E, E2 E, ठीक है, और इस तरीके से EN भी E है, और जिनके रेजिस्टेंस भी हैं वो R अप टू सोन, मतलब वो भी N रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपके पास वो आपके पास है, R1 भी R है, R2 भी R है, और इस तरीके से RN भी R है, ठीक है। और आपसे पूछी जाए करंट की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम देखो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन मैं बता रहा हूँ, कि जब आपको नेट ईएमएफ की बात की जाए और सेल के नेट ईएमएफ की बात करेंगे, तो हमारे पास पहले 2 की बात कर लेते हैं। केवल मैं 2 का केस ले रहा हूँ। 2 हमारे पास सेल हो, मान लो, जिनका दोनों का ईएमएफ E हो और रेजिस्टेंस भी दोनों का R हो, तो हमारे पास नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सोल्व करके देखते हैं। EP तो कितनी आ जाएगी, E1R2, यानी E1R2 R ही है दोनों में, और दोनों का ईएमएफ भी R ही है, तो क्यों ना इसको ऐसे कर ले 2R, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, EP इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2ER। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, याद रखना आप, 2R से 2R कैंसिल, सो फाइनली E तो आया, ठीक है। अगर आपके 2 सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और जिनका EMF E है, और उनको आपने पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, तो उनका नेट EMF, इफेक्टिव EMF E आता है। तो ऐसे ही अगर आपके पास N सेल है, N सेल भी कनेक्टेड है, और उन N सेल का EMF E है और नेट रेजिस्टेंस R है, तो उस केस में आपको पता करना है RP है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि जब सेल आपके पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, N सेल्स कनेक्टेड होते हैं जिनका EMF E है, तो EMF हमेशा सेम होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, EMF हमेशा क्या रहेगा, सेम होगा। तो EP की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जब आपके N सेल भी कनेक्टेड है, तो EP की वैल्यू आ जाएगी E के इक्वल। और RP की वैल्यू आपको पता है, कैसे करोगे, 1/RP। RP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, कैसे करोगे, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस प्लस अप टू सोन कितनी टर्म्स, N टर्म्स चलेगा। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 1/RP इज इक्वल टू N/R। सो इसे हम RP इज इक्वल टू लिखते हैं R/N, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब करंट की वैल्यू निकालना आसान है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ R, तो करंट यहाँ से चिपका देते हैं। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट EMF कितना है आपके पास, EP की वैल्यू E, मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट, ठीक है।
इस फॉर्मूले में मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, आसान ही है ये। और आर प्लस आर पी की वैल्यू कितनी है, आर पी की वैल्यू यहाँ देखो आप आर बाई एन है, और जब ये आर बाई एन आप पुट करोगे तो आपके पास इट विल बी एन ई अपॉन में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एन आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये आपकी करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम बना सकते हैं जिससे कि हम ये जो क्वेश्चन है इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो करंट की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अगर n सेल्स आपके कनेक्टेड होते हैं पैरेलली, तो जो बात आपके दिमाग में रखनी है आपको वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो बात ये है कि भी EMF सबका सेम होगा, तो उस केस में इफेक्टिव EMF भी E ही होगा, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। आगे हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एक साथ करवाऊंगा मैं, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे अच्छे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक अपना इतना ही है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें केवल और केवल न्यूमेरिकल करेंगे हम, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये तो मैं भूल जाता, देखो अभी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मान लो कि सेकंड केस अगर मैं लूँ, तो ये सेल अगर इवन है, अगर मैं इनकी पोलरिटी चेंज कर दूँ, तो ये अगर मान लो ये नेगेटिव आ जाए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ऐड कर दूँ और ये पॉजिटिव ऐड कर दूँ, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास नेट इफेक्टिव EMF हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी अब प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। जब आप पोलरिटी चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो अगर ये नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है IIT में भी पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि ये चीज़ें जो है यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करके कोई क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन उस पर ये ध्यान रखना, पोलरिटी चेंज कर दी तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।